कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब, है ना। बाज कभी किसी से उड़ना नहीं सीखता, बाज अपनी पहचान खुद बनाता है और जो हौसलों पर भरोसा रखते हैं उनके आगे वक्त भी एक दिन सिर झुकाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस जीवन में संघर्ष करना होगा, क्योंकि संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है और जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है। तो फिर प्यारे बच्चे, आप जो है अकेला चलना सीख लो, अकेला मेहनत करो, क्योंकि यह दुनिया के लोग आपका साथ देने वाले नहीं है। तो आज आप सबके सामने जो है हम क्या लेकर के आए, आ देखो, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर 3 है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी 1 शॉर्ट वीडियो है, इसको हम क्लास कर देंगे। तो आप सब अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र के पास, अपने दुश्मन के पास भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। अब चलो फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या प्यारे बच्चे, तो मानव जनन, मानव जनन के बारे में जानेंगे। तो मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है, ये बात सब किसी को मालूम है। एक लिंगी प्राणी का मतलब यह है कि एक शरीर में या तो नर लिंग उपस्थित होगा या तो मादा लिंग उपस्थित होगा। तो एक लिंगी प्राणी में या तो नर लिंग या मादा लिंग उपस्थित होता है, और नर लिंग और मादा लिंग वाले प्राणियों में क्या होता है प्यारे बच्चे, तो नर जो प्राणी होते हैं उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब यहां देखो, आप इस बात को समझो कि जो इसका परिभाषा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या होगा, मानव में जनन की प्रक्रिया। तो मानव में जनन का प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहला बात कि मानव तो एक लिंगी प्राणी है। मानव में नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं, यानी इसमें जनन का जो प्रक्रिया होगा क्या होगा प्यारे बच्चे, तो लैंगिक जनन होगा। क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन क्या है, तो यहां देखो बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनक, कितने जनक प्यारे बच्चे, 2 जनक, वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनक यानी एक नर होगा दूसरा मादा, यानी विपरीत लिंग वाले प्राणी होंगे, एक नर दूसरा मादा होगा, और उसके युग्मकों का जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा। अब संलयन होगा तो इससे नई संतति का उत्पादन होगा, नई संतति का जन्म होगा। तो आप बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं और इसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप नई संतति का जन्म होता है ना। अब यहां देखो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब ऐसा यदि डायग्राम आपको दिखेगा तो यह समझिएगा कि नर युग्मक है। नर युग्मक का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, शुक्राणु। नर युग्मक का मतलब क्या है, शुक्राणु। देखो यहां नर युग्मक, ये क्या लिखा गया है, शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु है मादा युग्मक, अगर ऐसा जो है सिंबल है तो समझिएगा तुरंत कि यह मादा युग्मक है, और मादा युग्मक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। तो ये जो अंडाणु है शुक्राणु के साथ संलयन करते हैं, संलयन करते हैं, जिस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, आपस में संलयन करना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो निषेचन कहलाता है। और यह निषेचन का प्रक्रिया जब होता है तो इस निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, है ना। जाइगोट क्या बनता है जी, जाइगोट। यानी निषेचन के फलस्वरूप किस संरचना का निर्माण होगा, तो सब आदमी बोलेंगे कि सत्य जी जाइगोट का निर्माण होता है। और यह जाइगोट जो होता है, यह जो जाइगोट होता है प्यारे बच्चे, यह जो जाइगोट होता है, यहां भी है देखो जाइगोट का ही नाम दिया गया। इसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, जाइगोट में कोशिकाओं का विभाजन होगा, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तब जाकर के इस को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। यानी जाइगोट की कोशिका बार बार विभाजित होगी तो भ्रूण का निर्माण होगा, और यही भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होगा। तो यह किसका रूप धारण करेगा, संतति का। किसका करेगा, संतति का। तो फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट कर दो कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दो जल्दी से प्यारे बच्चे। तो यहां देखो निषेचन होगा नर युग्मक और मादा युग्मक में, दोनों के बीच में संलयन होगा तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट की कोशिका बार विभाजित होगी, भ्रूण बनेगा।
फिर भ्रूण से नई संतति का उत्पादन होता है। अब इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाता है जितना जल्दी बता दिए। इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है और यह प्रोसेस कैसा कार्य करेगा, किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आप सबको वीडियो छोड़ करके कहीं जाना नहीं है ना। अपने दोस्तों के पास, मित्र के पास तो सेंड कर ही देना है, आपको भी पढ़ाई करना है। अब यहां देखो उदाहरण इसका क्या है, लैंगिक जनन का उदाहरण क्या है, तो यहां मनुष्य और क्या है, जंतुओं में भी होता है ना। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सब में कौन सा जनन का प्रक्रिया है, लैंगिक जनन। पादपों में भी होता है। ये देखो यहां पुष्पीय पौधे जो होते हैं, पुष्पीय पौधे, उसमें भी लैंगिक जनन प्रक्रिया होता है। पुष्पीय पौधों में आवृत बीजी जो पादप होते हैं, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन प्रक्रिया होता है। जैसे कि यहां देखो, यह नर का फिगर है, यह मादा का फिगर है। नर के शुक्राणु जो होते हैं मादा के अंडाणु के साथ संलयन करते हैं, यानी निषेचन होता है, अभी बताए थे कुछ समय पहले, और इसी से नए संतति का निर्माण होता है। जबकि पादपों में बिल्कुल यह अलग प्रक्रिया है। पादपों में क्या होता है प्यारे बच्चे, तो जो नर युग्मक होता है वह पुंकेसर के अंदर, यानी यह बनता है किसमें, पराग कोश में, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पराग कण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पराग कण बोलते हैं, पराग कण, है ना, पराग कण बोलते हैं। तो पराग कण जो होता है ये नर युग्मक। अब यह पराग कण क्या होगा, जिससे कि यहां देखो ये फट गया तो यहां से परागकण निकलेगा, परागकण निकलेगा तो इसके जो वर्तिकाग्र है ना यहां पहुंचेगा। सॉरी, यहां देखो, यहां जो है थोड़ा सा गलती किया गया, परागकण जो है यहां साइड में होगा, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, कोई बात नहीं। यहां देखो तो यहां होगा ये, तो ये परागकण जब निकलेगा ना, ये अगर यहां पहुंच गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये आप सब आदमी पढ़े होंगे कि पराग कोश से पराग कण निकलता है और वह वर्तिकाग्र के खोज में चलता है। कहां पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले कहीं गिर गया तो इसमें निषेचन नहीं होगा, इसमें परागण का प्रक्रिया नहीं होगा। और जब तक परागण नहीं होता तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। तो यहां देखो, यहां पराग कण जब निकलेगा यह वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो इसके माध्यम से, यहां होता है ना ये पराग नलिका, इसके माध्यम से इसके अंदर बीजांड में पहुंचता है, तब जाकर के इसमें निषेचन होता है, वह भी 2 बार निषेचन होता है। तो सबके बारे में बात होगा आराम आराम से। अभी ये समझो आप लोग कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ही होता है, जिसमें भी निषेचन होगा। प्रक्रिया क्या है, लैंगिक जनन, इसमें भी निषेचन होता है। पराग कोश से परागकण निकलेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, फिर उसके कोशिका जो है पराग नलिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं, तब जाकर के इसमें निषेचन होता। बाकी इसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो यहां, तो बीजांड में जब निषेचन का प्रक्रिया होगा तब बीज बनता है, तब फल बनता है। यानी बीज फल का निर्माण कब होगा, तो निषेचन के बाद में होगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है ना, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजों की उसको आवश्यकता होती है समझने का। तो आप लोग उसमें से एक हो कि नहीं, ये भी हमको समझना है। अगर सही मायने में आप इंटेलिजेंट हो तो इसमें बहुत सारा बात है। आप कितना जल्दी कवर कर ले रहे हो ये भी हमको देखना है। तुरंत इसका जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम तुरंत कराएंगे, तो सब सही से समझेंगे तब तो बता पाएंगे, नहीं तो फिर गलत होगा। तो यहां देखो, अब यहां क्या है, मानव में जनन प्रक्रिया के चरण, इसको कितने चरण में आप बांट सकते हो। मानव में जो जनन का प्रोसेस है इसको कितने भागों में बांट सकते हो। तो देखो यहां हमने क्या किया है, इसको सरलता से समझने के लिए 10 चरण में बांट दिया। कितने चरण में, 10 चरण में, ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। सबसे पहला क्या है, पहला चरण क्या है प्यारे बच्चे, युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब यह होता है कि नर युग्मक का निर्माण नर जनन अंग में होगा, मादा युग्मक का निर्माण मादा जनन अंग में होगा। दोनों का निर्माण अलग अलग शरीर में, अलग अलग बॉडी में होता है। एक लिंगी प्राणियों का बात किया जाए तो, एक लिंगी प्राणियों का बात किया जाए तब, तो ये युग्मक जनन ये अलग बात हो गया जनन के ही प्रोसेस में, तो इसको अलग चरण में हमने बांटा।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बीर्ज सेचन। बीर्ज सेचन का मतलब क्या है हुआ कि जो शुक्राणु होता है, जो नर युग्मक होता है, उसको मादा युग्मक तक पहुंचाना। बीर्ज सेचन का मतलब क्या है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु को कहां तक पहुंचाना है, फटाफट कमेंट कर दो एक बार, कहां तक पहुंचाना है। तो शुक्राणु को मादा युग्मक तक पहुंचाना है, यानी शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाना है। यह हो गया बीर्ज सेचन। अब इसके बाद क्या है, युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन का मतलब क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलाप, दोनों आपस में मिलेगा। जब दोनों आपस में मिलेगा ना, तब निषेचन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये हो गया युग्मकों का क्या हो गया, संलयन हो गया, निषेचन है ना, ये होता है। अब देखो इसके बाद, अब जब निषेचन का प्रक्रिया होगा तब जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज बनता है। अब यहां देखो इसके बाद क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, तो जाइगोट की कोशिका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री नहीं बोल रहे, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अलग अलग कोशिकाओं में बटेगा, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे इसमें विभाजन होता है ना, ऐसे इसमें विभाजन होगा। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, ऐसे इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो क्लीवेज हो गया ये। इसके बाद है अंतरोपण। क्या है, अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब क्या है कि ये जो क्लीवेज है, जब इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब से हट करके गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। यानी भ्रूण का जब निर्माण होता है ना, तो वह भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से कहां आ जाते हैं, गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं, जिसको बच्चा दानी भी बोलते हैं, बच्चा दानी। तो गर्भाशय में उसका विकास होने लगता है। तो ये हो गया छठा चरण। इसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी। अब जब तक क्या है कि भ्रूण गर्भाशय के अंदर स्थित रहेगा, जितना समय तक रहेगा, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी, जो कि मनुष्यों में आमतौर पर 9 मंथ 4 दिनों का होता है ना, जो कि मनुष्यों में लगभग कितने दिनों का होता है प्यारे बच्चे, 9 मंथ, है ना। अब देखो गर्भावस्था। तो गर्भावस्था का मतलब भी यही है कि जो शिशु है गर्भ में उपस्थित रहेगा, उसमें विभिन्न प्रकार की विकास की प्रक्रियाएं होगी, सबके बारे में चर्चा होगा। फिर इसके बाद क्या है, प्रसव। प्रसव का मतलब क्या है, गर्भाशय में संकुचन होना। और संकुचन के बाद क्या होता है प्यारे बच्चे, तो जो शिशु है ना, शिशु यानी जो भ्रूण है, शिशु के रूप में बाहर निकलता। एक पॉइंट यहां सबसे जो है स्ट्रांग है, सबको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि गर्भावस्था में शिशु पल रहा है, वह शिशु नहीं होता है, वह भ्रूण होता है। जब तक भ्रूण गर्भावस्था में है उसको भ्रूण ही बोलेंगे, लेकिन जब वह बाहर निकलेगा ना, तब उसको शिशु बोलेंगे, बेबी बोलेंगे, जो बोलना है बोलो। तो जब तक गर्भ के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूण बोलेंगे, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, शिशु बोलेंगे। अब बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है वह क्या है, प्रसव है। क्या है, प्रसव। तो जो प्रसव का प्रक्रिया हो जाती है, तो स्तन ग्रंथियों में विशेष प्रकार का जो है परिवर्तन देखने को मिलता है ना, और दुग्ध का अस्त्रमण होता है, यानी दूध जो है बाहर निकलता है शिशु के, है ना, के लिए। तो अब ये जो है आप समझ जाओ कि यह 10 चरण है, यहां 10 चरण। लेकिन अगर इसमें आपको यह बताया जाए कि मानव में जनन प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया, तो आप इस 10 चरण का जिक्र नहीं करेंगे, 3 चरण का करेंगे। कौन कौन सा, तो ध्यान से सुन लो। एक, निषेचन से पूर्व की घटना, जो कि निषेचन से पहले हो जाती है। सेकंड, निषेचन के समय की घटना। इसके बाद निषेचन के बाद की घटना, है ना। आप इसको कितने भागों में बांटिएगा प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दो। 3 भागों में, निषेचन से पूर्व, निषेचन के बाद। ठीक है। अब देखो यहां, अब यदि इसी पर बात किया जाए तो यहां देखो युग्मकों का संलयन कहा गया था ना, ये युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन।
अब युग्मकों का संलयन यानी क्या हो गया, निषेचन हो गया। अब इससे पहले ये जो दो घटना है, युग्मक जनन और वीर्य सेचन, ये निषेचन पूर्व घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बार जल्दी से बता दो आप लोग फटाफट, क्या कहलाएगा ये, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, निषेचन से पहले की घटना। निषेचन पूर्व ये क्या है, तो निषेचन के समय की घटना है, तो इसको आप बोल सकते हैं निषेचन। क्या बोल सकते हैं, निषेचन। और ये है इसके बाद जितना भी है ये सब प्रोसेस निषेचन के बाद की घटना, तो निषेचन पक्ष घटना बोल सकते हैं। निषेचन पक्ष यानी निषेचन के बाद की घटना। तो बात सबको समझ में आ गया क्या, जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट हो जाना चाहिए, है ना, फटाफट कमेंट होना चाहिए, कमेंट में कमी ना करो। एक टीचर जो कि आपके लिए इतना सारा मान लो कि मेहनत कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है या फिर लाइव क्लास दिया जा रहा है, इतना पीपीटी तैयार करने में मेहनत किया जा रहा है, तो छोटा सा कमेंट में आपको जो है ना बेईमानी नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे, बस छोटा सा कमेंट कर देना है कि हाँ सर समझ में आ गया, क्लास अच्छा चल रहा है, या जो भी कमी भी है तो कमी वहां लिख दो, क्या दिक्कत है, आगे आदमी सुधार करेगा। तो ये चीज होना चाहिए। तो यहां देखो निषेचन की प्रक्रिया को हमने 10 चरणों में बांटा, हालांकि इसको 3 चरण में ही रखा जाता है। एक निषेचन के पहले की घटना, एक निषेचन के समय की घटना, एक निषेचन के बाद की घटना। अब सबके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या समझेंगे प्यारे बच्चे, तो हम लोग समझेंगे युग्मक जनन। क्या समझेंगे, युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या है, नर युग्मक का बनना, मादा युग्मक का बनना। नर युग्मक नर के शरीर में बनेगा, मादा युग्मक मादा के शरीर में बनेगा। अब जिसका युग्मक है उसी के शरीर में बनेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मादा युग्मक नर के बॉडी में बन जाएगा, नर युग्मक मादा के बॉडी में, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर इसका फिक्स नाम ही नहीं होता। तो नर युग्मक किस में बनेगा प्यारे बच्चे, नर के शरीर में, नर के जनन अंग में। मादा युग्मक मादा के शरीर में यानी मादा के जनन अंग में बनेगा। अब इसमें क्या है युग्मक जनन में, तो यहां देखो आपको प्रोसेस यहां दिखाया गया है ना। युग्मक जनन का पहले तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा कि युग्मक जनन एक जैविक प्रक्रिया है। युग्मक जनन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में द्विगुणित जर्म कोशिकाओं से है ना अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। यहां युग्मक जर्म कोशिका क्यों कहा गया, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण नर जर्म कोशिका से होती है, और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण भी मादा जर्म कोशिका बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां कहा गया कि जर्म कोशिकाओं से निर्माण होता है, और जर्म कोशिका जो है द्विगुणित होता है, लेकिन जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कोशिका अगुणित हो जाता। तो बहुत पहले भी आप लोग को अगुणित कोशिका द्विगुणित कोशिका के बारे में जानकारी दिया गया था, है ना, तो उस बात को भी ध्यान में रखना है। हालांकि फिर से आपको एक बार हम बता देते हैं कि शरीर में जितना भी कोशिका है सब द्विगुणित अवस्था में, केवल युग्मक ही है जो कि अगुणित अवस्था में। जिससे नर युग्मक अगुणित अवस्था में होगा, मादा युग्मक द्विगुणित अवस्था में होगा, है ना। अरे ऐसा नहीं है, नर युग्मक अगुणित है, मादा युग्मक भी क्या है, अगुणित है। दोनों आपस में संलयन करेंगे ना तब द्विगुणित होता है, ठीक है। तो गलत फहमी में नहीं रहना है कि नर युग्मक अगुणित हो जाता है, मादा युग्मक द्विगुणित हो जाता है, नहीं, दोनों अगुणित होते हैं। क्योंकि दोनों का जो निर्माण है ना अर्धसूत्री विभाजन से होता है। प्रोसेस क्या है इसको हम लोग देख लेंगे ताकि आगे भी हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहां देखो, पहले हम लोग समझेंगे शुक्राणु जनन। ये थोड़ा सा गलत शब्द लिखा गया है, कोई दिक्कत ना है, आप लोग इसको सुधार कर लेना। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन यानी नर युग्मक जनन। नर युग्मक जनन में क्या होगा प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले प्राथमिक कोशिका, है ना, सबसे पहले प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक कोशिका क्या होगा, द्विगुणित होगा। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो प्राथमिक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये सब अगुणित होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अगुणित। अब देखो क्या होता है, अब यह जो द्वितीयक कोशिका है पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है दोबारा,
दूसरे फेज में भी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है। सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं किया गया है, एकदम आसान भाषा में आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नर जन्म प्राथमिक जो कोशिका है द्विगुणित होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, द्वितीय कोशिका का निर्माण होगा, द्वितीय कोशिका में अर्धसूत्री होगा, शुक्राणु प्रसू बनेगा। शुक्राणु प्रसू जो है यही जब परिपक्व होते हैं तो आगे चल करके शुक्राणु का रूप धारण कर लेते हैं, यानी शुक्राणु प्रसू से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु प्रसू से ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये हो गया शुक्राणु जनन प्रक्रिया। अब अंडाणु जनन यानी मादा युग्मक जनन, और नर युग्मक और मादा युग्मक का जनन का प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा। अब यहां देखो क्या है, जो अंडाणु जनन है प्यारे बच्चे यानी मादा युग्मक जनन है, यह अंड कोशिका जैसे कि यह भी द्विगुणित होगा, प्राथमिक अंड कोशिका। ये जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें द्वितीयक अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है और इसके बाद ध्रुवीय कायी कोशिका का निर्माण होगा। फिर इसके बाद क्या है, द्वितीयक अंडाणु कोशिका जो है, ध्रुवीय काय कोशिका की बात नहीं की जा रही है। अब ये जो है द्वितीयक अंडाणु कोशिका जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसी से एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है ना, जो द्वितीय कोशिका है इससे होगा। तो इससे परिपक्व अंडाणु का क्या होगा? निर्माण होगा। और इस प्रकार से नर युग्मक नर के शरीर में, मादा युग्मक मादा के शरीर में बनते हैं और तब जाकर के युग्मक जनन प्रक्रिया जो है सफल होती है। अब याद करो, आपको जब बताए थे हम कि मानव जनन प्रक्रिया को 10 चरणों में लगभग बांटा गया है ताकि आसानी से समझा जा सके। तो पहला चरण ये था युग्मक जनन, लेकिन युग्मकों का बनने से केवल निषेचन नहीं हो जाता, क्योंकि नर युग्मक तो नर के शरीर में बना, मादा युग्मक मादा के शरीर में बना। अब दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब उस मिलान के प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? तो बीज सेचन बोलते हैं। अब बीज सेचन में आप क्या कह सकते हो? तो बीज सेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के बीज को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से महिला के जननांगों में पहुंचाया जाता है ताकि निषेचन और गर्भाशय हो सके। अब कितना सोच रहा होगा कि ये प्राकृतिक तो समझ में आया, लेकिन इसमें कृत्रिम बात क्यों आ गया? तो देखो प्यारे बच्चे, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का निर्माण हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। पहले ऐसा कंडीशन होता था कि बहुत ऐसे दंपति थे जो बांझ दंपति कहलाते थे, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थे, सक्षम नहीं थे। अब क्या है, इस तकनीक मैंने ऐसा तकनीक का खोज कर दिया गया कि इस समस्या से निपटा जा सके। अब बच्चा को जन्म नहीं देने का दोष महिला या पुरुष किसी में हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है, अलग अलग कारण होते हैं इसके। तो अब यहां देखो क्या है कि जो शुक्राणु है उसको महिला के जननांगों तक पहुंचाना है, तो एक प्राकृतिक प्रोसेस है संभोग प्रक्रिया द्वारा। सेकंड क्या है कि अगर किसी प्रकार का कोई दोष है, निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? तो मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक को बाहर निकाल दी जाती है और टेस्ट में इसको कांच के प्रणाली में रखकर निषेचन कराई जाती है। कांच के प्रणाली में रखने के बाद निषेचन जब होता है, सफल होता है, तो उसको पुनः उस महिला के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बताओ क्या कृत्रिम है ना? कृत्रिम है, पहुंचाया तो गया, लेकिन किसके द्वारा? तो मानव ने हस्तक्षेप किया, तो इसलिए इसको कृत्रिम बोला गया। अब यहां देखो, लेकिन दोनों प्रक्रिया में क्या है? बीज सेचन ही होगा। बीज सेचन का मतलब क्या है? बीज सेचन का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाना है ना। अब यहां देखो प्राकृतिक तरीके क्या है, तो आपको बोले थे संभोग प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जा सकता है। निषेचन का स्थल क्या होता है? निषेचन कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी
नलिका में होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये देखो यहां लिखा भी गया है कि यह यौन संबंध के माध्यम से होता है। यौन संबंध यानी शारीरिक संबंध यानी संभोग क्रिया, है ना, जहां पुरुष साथी जो है महिला साथी के शरीर में वीर्य अस्खलित करता है। जो पुरुष साथी होते हैं, महिला जो साथी होगी उसके शरीर में, उसके जननांगों में वीर्य का क्या करेगा, अस्खलन करेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो वो प्राकृतिक विधि हो गया। लेकिन इसमें कृत्रिम प्रोसेस क्या है, कृत्रिम तरीका क्या है? तो यहां देखो क्या है, वीर्य को चिकित्सा तकनीक द्वारा यानी डॉक्टरी सहायता से, डॉक्टरों के माध्यम से, है ना, महिला के गर्भाशय या एक गर्भाशय या योनि में पहुंचाया जाता। जैसे मान लो अगर फर्टिलाइजेशन पहले कर लिया गया, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया, तो महिला के गर्भाशय में पहुंचाया जाएगा। अगर केवल मान लो कि निषेचन महिला के फैलोपियन ट्यूब में ही करा देना, तो केवल शुक्राणु को पहुंचाया जाएगा। तो यह प्रोसेस होता है। तो अक्सर तब जब यह प्राकृतिक निषेचन संभव ना हो। यह प्रक्रिया कब अपनाइएगा, जब प्राकृतिक निषेचन संभव नहीं होता है तब, है ना। जब प्राकृतिक निषेचन यानी यौन संबंध बनाने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा, निषेचन का प्रक्रिया नहीं हो पा रहा, तब इस विधि को अपनाते हैं। और इस विधि को आईवीएफ तकनीक का भी नाम दिया गया, आप लोग सुने होंगे आईवीएफ तकनीक। तो आईवीएफ तकनीक कब अपनाएंगे, जब बच्चे को जन्म देने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे तब। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक बार यहां देख लेते हैं, है ना, कि जाइगोट क्या, जाइगोट को कैसे परिभाषित कीजिएगा, जाइगोट को कैसे परिभाषित कीजिएगा, युग्मनज क्या है, क्वेश्चन आपसे कर दिया गया। अब बताओ फटाफट कि आप युग्मनज किसे बोलोगे, क्या कहोगे, युग्मनज के बारे में क्या बोलोगे। सभी बच्चों को मालूम है कि नर युग्मक मादा युग्मक में संलयन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को जाइगोट बोलते हैं। तो नर युग्मक आप लोग प्यारे बच्चे पढ़े ना कि अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है, दोनों में संलयन होगा, जाइगोट बनेगा। तो यह क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। क्या हो गया, यह द्विगुणित हो गया। तो आप बोल सकते हो ना, युग्मकों का युग्मन वह जैविक प्रक्रिया, ये देखो युग्मन ना हो गया या युग्मनज होगा, युग्मनज वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का संलयन होकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं जी, जाइगोट बोलते हैं। यानी जाइगोट का निर्माण होता है, यानी यह एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक का मतलब क्या है, यह सजीवों में होने वाली प्रक्रिया, निर्जीव में निषेचन की थोड़ी ना हो सकता। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें जनन होगा, नहीं होगा, जनन इसका लक्षण ही नहीं है। अगर इसमें जनन होता, अगर इसमें जनन होता तो फिर इसके लिए कंपनी बनाने की क्या हो सकता थी, इसमें जनन कराते हम लोग। तो निर्जीव में जनन का प्रक्रिया नहीं होता है प्यारे बच्चे, तो निर्जीव में यह आवश्यकता ही नहीं है इसका, है ना। यह जैविक प्रक्रिया यानी सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। यहां देखो, यहां बताया भी गया कि नर युग्मक जैसे कि अगुणित है, और ये जो है जाइगोट बता दिया गया। यानी यहां देखो, यहां से प्रोसेस बता रहे हैं आपको। तो नर युग्मक अगुणित, मादा युग्मक भी क्या है, अगुणित। दोनों के बीच में यहां देखो क्या हुआ, संलयन हुआ। संलयन के प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। और निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये है जाइगोट, क्या ये जाइगोट है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, है कमेंट करो यार, कमेंट करो। कारण क्या है कि कामयाबी जो है हमेशा समय मांगती है, हमेशा सब्र मांगती है। आज अगर पढ़ना आपको बोझ लग रहा है, आज अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मन लगा करके नहीं पढ़ोगे,
तो कल आने वाले दिनों में बहुत पछताओगे। फिर जब समय निकलेगा तो आप इस बात को लेकर के काफी ज्यादा जो है चिंता व्यक्त करोगे कि काश समय रहते हम पढ़ाई कर लिए होते। ऐसा होता है, बहुत बच्चों को हम लोग देखे हैं कि ऐसे अभी नहीं टाइम है, नहीं पढ़ाई करेगा, कारण कि उसके माइंड में पहले से बहुत ज्यादा थॉट होता है अलग अलग कामों को लेकर के कि हमको नहीं पढ़ना सर, हम तो बिजनेस कर लेंगे, हमको सर कोई काम सीख लेंगे, ये तरह तरह की बातें होती है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब बच्चा मिलता है, 2 4 5 साल बीत जाता है, उसके बाद जब बच्चा मिलता है ना, तब हम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ भी? फिर वह अपना जो उसके जीवन में घटित होता है ना, उसको सुनाता है कि सर आप लोग सही समझा रहे थे कि समय रहते पढ़ लेना चाहिए, हम लोग नहीं पढ़ाई किए, आज बड़ी मुश्किल में हम लोग हैं। कितना के तो दिमाग में इसका मतलब ये चीजें होती है ना कि बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन उसके भी कामयाबी में पढ़े लिखे लोगों की यहाँ हाथ होती है। ऐसा मत समझना कि यदि कोई कम पढ़े लिखा है, ज्यादा सक्सेस है, तो आप भी नहीं पढ़ करके उतना सक्सेस हो जाओगे। 2 4 5 10 ऐसे आपके पास उदाहरण होंगे जो नहीं पढ़े होंगे फिर भी सक्सेस होंगे, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में ऐसे उदाहरण है जो कि पढ़ लिख करके तब सक्सेस हुए। किसका वेट ज्यादा है, नहीं पढ़ने वालों की कि पढ़ने वालों की? खैर ये सब बाद की बात है, अभी ना आपके पास टाइम है तो हम तो यही आपको सजेशन देंगे ना कि आप समय रहते पढ़ लो। बाद की बात है कि बाद में क्या करना है, क्या होना है, नहीं होना है, अभी टाइम है तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहां हम लोग उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा आपको बता चुके हैं, जाइगोड का निर्माण कैसे होता है। तो यहां देखो उदाहरण क्या है, मानव के शरीर में नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का संलयन होकर, ये जो है ना ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन क्या है प्यारे बच्चे? ट्यूब है। तो यहां से यहां अंडाणु निकलेगा, अंडाणु के बाद जैसे यहां देख लो कि एक सकीर्ण पथ होता है, तुम्बिका स्थान होता है, वहीं पर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता। जब संलयन होगा तो जाइगोड का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होगा? जाइगोड का। जाइगोड की कोशिका बार बार विभाजित होगी, 4 8 16 32 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो यह चल जाएगा किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। अब इस गर्भाशय में यह भ्रूण का विकास होगा, धीरे धीरे अंगों का निर्माण होगा। सबसे पहला अंग क्या बनता है? हृदय का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे सभी अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण जो है कुछ शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो अब यह फिर क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रसव प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो युग्मकों के निर्माण में आपको बता दिए थे प्यारे बच्चे कि युग्मकों का निर्माण का मतलब क्या है। युग्मकों का निर्माण का मतलब क्या है? फटाफट एक बार बता दो आप लोग। युग्मकों का निर्माण का मतलब क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना, नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना, ठीक है। अब देखिए यहां ब्रिज सेचन भी आपको बता दिया कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना। निषेचन भी हो गया कि नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन। अब क्या है? विदलन, क्लाइवेज। ये क्या है प्यारे बच्चे? तो जब अंडाणु जो है शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो उसमें विभाजन की प्रक्रिया होगा, जिसे अभी आपको बोले थे कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होता। तो यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। जिसे देखो यहां आप इसको लिख सकते हो कि यह एक निषेचित अंडे का तीव्र समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। इसमें अर्धसूत्री नहीं होता है, समसूत्री होता है। समसूत्री अर्धसूत्री में क्या अंतर है? अर्धसूत्री में गुणसूत्र आदि हो जाती है, समसूत्री में गुणसूत्रों में कोई बदलाव नहीं होता। यह अंतर है दोनों में। तो यहां देखो इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तीव्र प्रक्रिया है, और इसके कारण क्या है? बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है बिना आयतन में वृद्धि के। आयतन में वृद्धि नहीं होता,
आयतन में वृद्धि नहीं होता। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, आयतन नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोशिका बढ़ेगा उतना ही आयतन में, है ना। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। अब क्लीवेज के बाद यहां समझना, क्लीवेज का डेफिनेशन अभी आपको बताया भी गया, सेम उसी को सजा करके लिख लेना है, आप जैसे आसान लगे आपको लिख लेना। तो विदलन एक क्या है? निषेचित अंडे का तीव्र समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। उस बहुकोशिकीय भ्रूण का क्या नाम है? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं, है ना। और इसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है, इसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है प्यारे बच्चे, है ना। देखिए यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट होता है। सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट, जो कि द्विगुणित कोशिका, क्या है? द्विगुणित कोशिका। और इसमें विभाजन क्या होगा? समसूत्री यानी मिटोसिस, मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी दो भागों में बटेगा कोशिका, यहां दो भाग हो गया, फिर यहां से दो भागों में बटेगा तो 4 हो गया, फिर ऐसे बटेगा 8 हो जाएगा, फिर ऐसे बटेगा 16 हो जाएगा, जिसको मोरुला बोलते हैं, फिर 32 होगा, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद यह कहां चला जाएगा? गर्भाशय में चला जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद यह कहां चल जाएगा? गर्भाशय में चला जाएगा। तो यह ध्यान रखना सब, है ना। क्लीवेज यानी विदलन में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां क्या है? इसका परिभाषा फिर से यहां है, तो फिर से आपको बताते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम यानी अंतः स्तर में चिपकने और स्थापित होने की प्रक्रिया, जिसके बाद प्रेगनेंसी शुरू होती है, यानी सगर्भता शुरू होती है। प्रेगनेंसी कब शुरू होगी? जब ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय में आके चिपक जाएगा, यानी बच्चा दानी में पहुंच जाएगा तब। डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेंगे। हालांकि इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसको पहले देख लो। निषेचन के 7 दिन बाद यह प्रोसेस होता। जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे तो तुरंत यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाता, 7 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, फिर गर्भाशय में पहुंच करके चिपकना, है ना। तो हार्मोनल परिवर्तन भी होता है, जैसे कि इसमें प्लेसेंटा का निर्माण का भी शुरुआत होता है। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, है ना, जिस माध्यम से जो भ्रूण है उसको पोषण प्राप्त होता है। बहुत दिन पहले हमको ये बात याद आ गया कि एक किसी का देखे थे, महान व्यक्ति थे, वो महान है, लोग मानते हैं। कोई सवाल कर दिया, कोई उनके पास गया हुआ था, सवाल किया कि हम भगवान पर भरोसा के बारे में, आस्तिक नास्तिक की चीजें है, हालांकि वो चीज अलग है, फिर भी जो जवाब दिया गया ना उस महोदय की तरफ से अच्छा नहीं था। उन्होंने बोला कि आप जब अपने माँ के पेट में थे तो आपके पिताजी हाथ डाल करके खिलाए थे, बायोलॉजी के सिस्टम को तहस नहस कर दिए वो। ऐसा नहीं होता है। सच में देखो, अगर वो पढ़े लिखे रहते तो उनको मालूम होता कि गर्भाशय के अंदर जब कोई भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो उसका पोषण जो है प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है, नाभिक से होते हुए, है ना। भ्रूण के अंदर जो है पोषण जाता है, कोई हाथ डाल करके नहीं खिलाता। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ तो ब्लास्टोसिस्ट जब निर्माण हो जाएगा प्यारे बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट, तो ये कहां चला जाएगा? जल्दी से बता दो। ये चला जाएगा गर्भाशय के अंदर। बार बार बोल रहे हैं, कहां चला जाएगा? गर्भाशय के अंदर, बच्चादानी में जाएगा, है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो परिभाषा यहाँ जो है आप सबको तो पहले भी बताया है, उसी सब के बारे में यहाँ लिखा गया। अब यहाँ थोड़ा सा जो रूपांतरण है इसके बारे में आपको बताया गया कि जिसे 1 से 12 सप्ताह तक जो है, 1 से 12 सप्ताह तक इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं रहता है। जिससे मान लो हृदय का निर्माण और मान ये सब रहेगा, धीरे धीरे अंगों का विकास होने लगेगा और लगभग 8 महीनों तक सभी अंगों का निर्माण हो जाता है, लगभग 8 महीने तो, है ना। 9 महीने में वह पूर्णतः विकसित हो जाएगा भ्रूण और फिर गर्भाशय में संकुचन होगा तो भ्रूण जो है शिशु के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस लगभग कितने दिनों का है? 9 महीनों का। कितने महीनों का है प्यारे बच्चे?
9 महीनों का। इसमें क्या होता है, तो अंतरोपण के बाद, अंतरोपण का बाद मतलब है प्यारे बच्चे भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित होना। तो उसके बाद भ्रूण के विकास होंगे, इसका वृद्धि होगा, और जन्म तक की जो समय की अवधि है यह लगभग कितने दिनों की है, 9 महीनों की है। कितने दिनों की है प्यारे बच्चे, तो 9 महीनों की है। ठीक है, 9 महीनों की। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, क्या है, गर्भावधि। गर्भावधि है ना, गर्भावधि। गर्भावधि का मतलब क्या है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होना, यानी जो भ्रूण होगा वह फैलोपियन ट्यूब से कहां आ जाएगा, गर्भाशय में, फिर विकसित होगा धीरे धीरे। अब जितना समय तक गर्भाशय के अंदर रहेगा उस समय अवधि को क्या बोलेंगे, गर्भावधि बोलेंगे, है ना। यानी निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक की पूरी अवधि, यानी पूरा समय, यह गर्भावस्था की अवधि है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता उसके बाद से बच्चा का जब तक जन्म नहीं हुआ, बच्चा जो भ्रूण है जो बाहर नहीं निकला, उस समय तक यह जो अवधि है, यह जो समय है, क्या कहलाएगा, गर्भावस्था की अवधि कहलाएगा। तो यहां देखो मानव की गर्भावधि कितने दिनों का होती है, 9 महीनों का होती है, लगभग 280 दिन। लगभग कितने दिन, 280 दिन। तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोसेस देखने को मिलता है, जैसे कि जाइगोट बनेगा, है ना, फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट फिर गर्भाशय में जाएगा, फिर इसमें विकास का प्रक्रिया होगा, बार बार विभाजन होगा, तो यह शिशु का रूप धारण करने लगेगा। जब पूर्णतः विकसित हो जाएगा, पूर्णतः विकसित हो जाएगा, तब यह गर्भाशय से बाहर निकलेगा। अब ये तो मानव के बारे में है, बाकी सभी जंतुओं में जो भी एक लिंगी प्राणी है या जिसमें लैंगिक जनन का प्रक्रिया होता है, सबका गर्भावधि जो है अलग 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 रहता है। माने कुछ में कम समय का होता है, कुछ में ज्यादा समय का होता है, और आकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बोले कि बड़ा जीव है तो ज्यादा समय तक उसमें गर्भावधि रहेगा, छोटा जीव है तो कम समय तक रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आकृति से कोई मतलब नहीं है ना। याद देखो नीली हवेल, नीली हवेल 11 से 12 महीने तक उसमें गर्भावस्था की अवधि होती है। हाथी में 22 महीने की होती है, जबकि हाथी से भी बड़ा मछली है कौन, नीली हवेल, हाथी से भी बड़ी है, लेकिन हाथी में ज्यादा समय तक है, इसमें कम समय तक। वहीं कुत्ता की बात कीजिएगा तो लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने कुत्ता में, कितना, 2 महीने। अगर मुर्गी का बात कीजिएगा तो लगभग कितना, तो 3 से 5 महीने तक, 3 से 5 महीने तक, लगभग में 3 महीनों से कितना, 5। और वहीं चूहा का बात कीजिएगा तो 19 से 21 दिन, यानी बहुत फास्ट जनन का प्रक्रिया किसमें है, चूहा में। बाकी अन्य जीवों का यदि तुलना कीजिएगा तो अलग अलग होगा, सब में एक समान नहीं होता है ना। मच्छर में, मक्खी में, इसमें भी जनन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये गर्भ अवधि के बाद अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, प्रसव के बारे में, प्रसव के बारे में जानेंगे। प्रसव का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, तो भ्रूण को गर्भाशय के अंदर से बाहर निकलना, भ्रूण को गर्भाशय के अंदर से बाहर निकलना, इसका मतलब क्या है, प्रसव। ठीक है, तो प्रसव का मतलब क्या है, भ्रूण को गर्भाशय से बाहर निकलना। तो यहां देखो गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन द्वारा पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण का मां के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यानी गर्भावस्था के अंत में जब गर्भधारण की प्रोसेस जो है समाप्त होने को आती है, गर्भावस्था कंप्लीट हो जाती है, भ्रूण विकसित हो जाता है, तो गर्भाशय में संकुचन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। जब संकुचन होता है तो भ्रूण बाहर निकलता है, मां के शरीर से बाहर निकलेगा, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रसव कहेंगे। और प्रसव प्रक्रिया के दौरान बहुत पीड़ा होती है, असहज,
है ना, इतना ज्यादा कि जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी इस पीड़ा को सह करके एक महिला जो है संतान सुख को प्राप्ति देती है ना, तब जाकर के जनरेशन चल रहा है। तो उस महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है जनन का प्रोसेस, इसमें सबसे ज्यादा अगर मान लो कि अगर किसी को तकलीफ होता है तो महिला को होता है। एक बच्चे को लगभग 9 महीनों तक गर्भ अवस्था में रखना, विभिन्न प्रकार के यातनाओं का सामना करना, उसके बाद संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिसमें असहाय पीड़ा होता है। और आजकल के जनरेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ को गाली दे देंगे, माँ को उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे, चाहे पिताजी को ही बोल देंगे, जो कि कहीं से सही ना है, बिल्कुल गलत है। माँ को हक है, पिता को हक है कि वो आपसे नाराज हो जाए, आपका कोई हक नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया, आपके बारे में कौन कौन से सपने देखे होंगे, उसको जब आप धूमिल करने की कोशिश करते हो, कहीं गलत करते हो, तब आपके माता पिता आपसे नाखुश होते हैं। वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ा बहुत कम समय के लिए, ज्यादा दिन नहीं रह सकते अपने संतान के बिना। उनको मालूम है कि कितना दुख, कितना पीड़ा सहने के बाद जो है यह संतान जो है प्राप्त हुआ है। इसलिए मान सम्मान अपने पेरेंट्स का हमेशा से करना चाहिए, और शायद आप करेंगे तो आने वाला जनरेशन भी आपका करेगा। ये एक साइकिल की तरह है, चक्र है, जो आप दोगे वही मिलेगा आपको। ऐसा मत सोचो कि आप जो दे रहे हैं ना, आप जो दे रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप देंगे वही मिलेगा। तो ये काम समझ जाओ कि आज के बाद से यदि आप करते हो, माता पिता को यदि कुछ गलत बोल देते हो तो मत बोलना ही मत। ज्यादा अगर नाखुश है किसी बात को लेकर के, ज्यादा बोल रहे हैं, तो थोड़ा समय के लिए हट जाओ ना, फिर उनका गुस्सा ये सब शांत हो जाता। दुनिया में अपना कौन है यार, कोई नहीं, बस माता पिता, ये जो है ना पूरा दुनिया है। और शायद उनके लिए आप पूरा दुनिया हो, पूरी दुनिया उनके लिए। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चे। अभी आपको प्रसव के बारे में हमने क्या बताया कि गर्भावस्था में भ्रूण का विकास होगा। जब गर्भावस्था समाप्त होने को आएगा, मांसपेशियों में संकुचन होगा, गर्भाशय में संकुचन होगा, तो भ्रूण बाहर निकलेगा। तो मां के शरीर से जब भ्रूण बाहर निकलेगा तो इस प्रक्रिया को प्रसव कहेंगे। और ऐसा ही प्रोसेस जो है सभी जीवों में होता है। यहां देखो कुछ लिखा गया, हार्मोनल परिवर्तन, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी स्त्राव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव के कारण गर्भाशय में संकुचन होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखो दुग्ध स्त्रवण, है ना, यानी मां के स्तन ग्रंथियों से, यानी जो शिशु होता है जब जन्म होता है तो उनके स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होता है। अब ये स्तन ग्रंथि जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि प्रसव के बाद, यानी शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दूध के उत्पादन और स्त्रवण की प्रक्रिया को दुग्ध का स्त्रवण कहते हैं। यानी जब प्रसव का प्रक्रिया हो जाता है प्यारे बच्चे, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो मां के स्तन ग्रंथियों से जो दूध का स्त्राव होता है उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध स्त्रवण बोलते हैं। और फर्स्ट बार जब यह निकलता है, यानी फर्स्ट बार, तो इसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं इसको, जो कि बच्चों के लिए काफी जरूरी है, बहुत आवश्यक है। रोग प्रतिरोधी क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होती है, जो कि बच्चे को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने में सहयोग करेगा। यही दूध जब बच्चे को नहीं मिल पाता है प्यारे बच्चे, तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है, बीमार पड़ने लगता है।
तो भरपूर प्रयास होना चाहिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध प्राप्त हो। डिवा के दूध मिलेगा तो फिर बच्चा बीमार पड़ेगा, और उसके लिए मां के पोषण पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दायित्व होता है। तो ये देखो स्तन ग्रंथियों में क्या होगा, यहां देखला ग्रंथिल होता है उत्तक, है ना। इसके बाद दुग्ध नलिकाएं होती है, यहां जो दिख रहा है आप सबको। लास्ट वाला जो है यहां निपल होता है, जिससे दुग्ध जो है बाहर निकलता है। अब इसमें कुपिकाएं भी होती है, अलग अलग इसमें कुपिकाएं होती है। इसी कुपिकाएं के अंदर जो होता है दूध होता है, और यही दूध जो है निपल के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ग्रंथिल उत्तक, है ना, ग्रंथिल उत्तक कुपिकाएं ये सब इसमें सहयोगी है। और फर्स्ट बार जो दूध निकलता है प्यारे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें पोषक तत्व होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करेगा ये, है ना। इसके बाद देखिए अस्तवन ग्रंथ तंत्र, है ना। जैसे मान लो कि यह बाहर निकलेगा दूध, तो इसके लिए क्या है कि निपल को जब बच्चा जो है पकड़ता है, फिर इसके बाद मस्तिष्क को तंत्रिका आवेग मिलता है, यानी मस्तिष्क को सूचना मिलता है। अब जैसे यह सूचना मिलेगा, हाइपोथैलेमस होता है मस्तिष्क का भाग, तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह स्रावित होता है, जिससे कुपिकाएं सिकुड़ती है और दूध नलिकाओं में धकेला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह दुग्ध उत्पादन में भी सहयोग करता है। बच्चा जब निपल को पकड़ता है तो इसका सूचना मस्तिष्क को जाता है, फिर उसमें हाइपोथैलेमस भाग है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होगा। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कुपिकाएं को, ये जो कुपिकाएं है इसको सिकुड़ा देता है। इसको जब सिकुड़ाएगा तो दूध का होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ध्यान रखिएगा, और निरंतर स्तनपान से स्रवण बना रहता है और उत्पादन बढ़ता है ना। यानी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। अब यहां देखो, मानव मां द्वारा नवजात को स्तनपान कराना, यह प्रोसेस होता है। दुग्ध स्राव होगा तो शिशु जो है तंदुरुस्त रहेगा, शिशु में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगा। तो ये आप लोग प्रोसेस ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। मानव जनन तंत्र का मतलब क्या है, तो वे अंग या अंगों का वे समूह जो जनन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं या भाग लेते हैं। नर में या मादा में जो भी अंग हो, यदि जनन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा हो या भाग लेता हो तो वह क्या कहलाएगा, मानव जनन तंत्र कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि शुक्राणु बन जाएगा, अंडाणु बन जाएगा, निषेचन हो जाएगा, प्रक्रिया समाप्त। उसके पीछे भी बहुत अंग है जो कि सहयोग करते हैं। तो ये सब अंग भी क्या कहलाएंगे, मानव जनन तंत्र कहलाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि अंगों का एक समूह जो मिलकर प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखना। अगर जनन की प्रोसेस को रोक दी जाए तो क्या होगा, जीव विलुप्त हो जाएंगे, जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जीव खत्म हो जाएगा, पृथ्वी वंशहीन हो जाएगी। तो जीवों का मुख्य उद्देश्य जनन का प्रक्रिया है। अगर जनन नहीं होगा तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यह मुख्य उद्देश्य है ना, मुख्य कार्य है प्रजातियों का निरंतरता बनाए रखना। तो प्रजनन तंत्र, जनन अंग होगा तभी संभव है ना। अब यहां देखो नर जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र का डायग्राम है, फिर से आपको एक बार अलग अलग करके आपको समझाया जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये नर जनन तंत्र जो है, नर जनन तंत्र में जैसे कि वृषण हो जाता है, सबसे बाहरी अंग शिश्न हो जाता है, वृषण के ऊपर अधिवृषण हो जाता है, फिर इसमें शुक्रवाहिका है, इसमें हार्मोन भी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये सब नर जनन तंत्र होगा। अगर मादा जनन तंत्र का बात कीजिएगा तो इसमें अंडाशय हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, जिसको अंडवाहिनी भी बोल सकते हैं। इसमें अंडे का उत्पादन होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन जो है सहयोग करता है। तो ये प्रोसेस होता है। बाकी इसमें भी वही चीज है,
कि ये सब का भी मुख्य कार्य क्या है कि शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु को मादा युग्मक तक पहुंचाना। फिर इसमें भी है कि मादा युग्मक में भी है कि मादा युग्मक का संलयन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो शुक्राणु को वहां तक ले जाने में सहयोग करते हैं। तब जाकर के निषेचन होता है, जाइगोट होता है, भ्रूण बनता है और शिशु का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस है, इसमें ये क्या है, प्रोसेस है। अब चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नर जनन तंत्र। तो यह डायग्राम है प्यारे बच्चे, कई एक बार इसको क्वेश्चन किया है कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो आप डायग्राम ऐसे बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं यहां देख लो आप। तो ये जो है वृषण है, वृषण अंडाकार रचना होता है। वृषण में 250 से 300 कोशिकाएं होती है। तो सबके बारे में अलग अलग से पढ़ना है। अब इन डायग्राम खींचने के लिए सब अंग ध्यान में रखो कि कौन सा अंग कहां है, बस ये, बाकी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वृषण है, वृषण के ऊपर यहां देखो जालिका जी संरचना है, इसका नाम क्या है, अधिवृषण। वृषण जो है एक थैलीनुमा संरचना में होता है जिसका नाम है वृषण कोश। अब यहां से ये जो नलिका निकला हुआ है ये शुक्राणु नलिका, क्या ये शुक्राणु नलिका, या इसको शुक्रवाहिनी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी भी बोलते हैं। और यहां देखो ये है पुरस्थ ग्रंथि, ये क्या है, पुरस्थ ग्रंथि। और इसी के बगल में क्या है, शुक्राशय, अंदर है यहां शुक्राशय, उसके नीचे में शुक्राशय। फिर इसके बाद क्या है, ये मूत्र मार्ग है। सबसे बाहरी अंग क्या है, शिश्न है, सबसे बाहरी अंग क्या है, शिश्न है। और यहां सबसे ऊपर में क्या होता है, मूत्राशय होता है। इसके साइड में यहां देखो काउपर ग्रंथि होती है, कुपर ग्रंथि लिखा हुआ है, काउपर ग्रंथि भी बोल सकते हैं। इसके साइड में मलाशय होता है और यहां जो है साइड में क्या होता है, गुद्दा होता है, जिससे ये जो है मल द्वार है ना, अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं इस रास्ते से बाहर निकलते हैं, मलाशय में स्थित होगा और आवश्यकता अनुसार समय से बाहर निकल जाएगा। बाकी इधर वाला जो अंग है ये सब नर जनन तंत्र में सहयोग करते हैं, सब नर जनन तंत्र में सहयोग करेंगे। शुक्राणु इसके अंदर बनता है, शुक्राणु फिर अधिवृषण में जाएगा, परिपक्व होगा, फिर शुक्राणु नलिका के द्वारा यानी शुक्रवाहिका के द्वारा बाहर निकलेगा, शुक्राशय तक पहुंचेगा। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव का स्त्राव होगा। तो ये सबका कार्य है, जिससे कि यहां देख लो, एक बार सबका कार्य देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया वृषण, वृषण परिभाषा क्या कीजिएगा इसका, तो परिभाषा ज्यादा कुछ नहीं है। नर जनन तंत्र का मतलब क्या है कि नर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अपने भाषा में इसे लिख सकते हो कि नर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता, नर में पाए जाने वाले वो सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता, ऐसे बोल सकते हो। साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, देखिएगा उसमें। चलिए हो गया, अब दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया नर जनन तंत्र। अब इसमें सभी अंगों के बारे में विशेष जानकारी रखेंगे। जैसे कि वृषण है, तो वृषण में क्या होगा, यह प्राथमिक जनन अंग है प्यारे बच्चे। प्राथमिक इसलिए है क्योंकि शुक्राणु इसी में बनता है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाएगा। वृषण क्या होगा, प्राथमिक होगा। तो इसमें क्या होता है, तो शुक्राणु बनता है, हार्मोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। वृषण के अंदर शुक्राणु बनेगा और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा। अधिवृषण में क्या होगा, तो यह वृषण के ऊपर स्थित होता है, कुंडलित नलिका है और यहां शुक्राणु पहुंचता है और परिपक्व हो जाता है। यानी शुक्राणु को परिपक्वता कहां से प्राप्त होगी, अधिवृषण से, अधिवृषण से परिपक्वता प्राप्त होगी। फिर इसके बाद शुक्रवाहिका नलिका के द्वारा जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर यह जब जाएगा, आगे जाने के बाद यह कहां प्रवेश करेगा प्यारे बच्चे, तो शुक्राशय में। अब शुक्राशय में जाएगा तो यहां शुक्राणुओं के ऊर्जा समृद्ध करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यहां तरल पदार्थ का स्राव होता है जिसको शुक्राशय रस कहते हैं।
क्या बोलते हैं? शुक्रासी रस, शुक्रासी रस बोलते हैं। तो शुक्राशय से शुक्रासी रस का स्राव होता है। फिर इसके नीचे जो है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिससे क्या होता है? तो पुरस्थ द्रव का स्राव होगा, पुरस्थ द्रव का स्राव, जो कि गतिशीलता प्रदान करता है, शुक्राणु को सक्रिय कर देगा, उत्तेजित अवस्था में ला देता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु, शुक्रासी रस और पुरस्थ द्रव तीनों जब आपस में मिलता है तो यह क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वीर्य का घटक क्या है, तो वीर्य का घटक यानी वीर्य का बनावट क्या है, वीर्य किससे मिलकर बना है? तो वीर्य जो है शुक्राणु, शुक्रासी रस और पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव से मिलकर के बना होता है। और सबसे बाहरी अंग क्या है? शिश्न है। शिश्न का काम क्या है कि यह जो वीर्य होता है, वीर्य इसको मादा जनन अंगों में पहुंचाना है ना, इसको मादा जनन अंगों में पहुंचाना सबसे बाहरी अंग है। यानी नर का बाहरी जनन अंग है जो शुक्राणुओं को मादा के जनन तंत्र में यानी मादा के जनन अंग में स्थानांतरित करता है ना, इसलिए इसको स्थानांतरण अंग भी कह सकते हैं। इसको कौन सा अंग कह सकते हैं प्यारे बच्चे? स्थानांतरण अंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं वृषण की संरचना के बारे में। किसके बारे में? वृषण की संरचना के बारे में जानेंगे। फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। यहां तक क्लास सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेना है ना। फटाफट एक बार कमेंट कर दो आप सब आदमी कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया समझ में? अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? वृषण के बारे में जानेंगे। अब यहां क्या है वृषण? यहां देख लो, ये एक डायग्राम है किसका? तो वृषण का। तो यहां देखो ये जितना है जाल जाल की जैसा ये रचना दिख रहा है सबको, ये जालिका जैसा वृषण जाल बोलते हैं, है ना। ये साइड में जो ये दिख रहा है जलेबी जैसा, ये है अपवाही वाहिका है। और इसके बीच में ये जो दिख रहा है संरचना शुक्र जनन नलिका है, जो कि कुंडलित होती है ना। और इसी के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रवाहिका ये साइड में शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका वृषण का अंग नहीं कहलाएगा, ये अलग है। ठीक है, सरटोली कोशिका है, सरटोली कोशिका ये जो है इसके अंदर होता है। सरटोली कोशिका काफी महीन महीन धागा के जैसा होता है, इसलिए यहां डायग्राम में नहीं बताया गया। तो सरटोली कोशिकाएं जो होता है यह जो है काफी लंबी कुंडलित होती है संरचना, और शुक्राणु परिपक्व होते इसके अंदर जमा होते। सरटोली कोशिका पोषण प्रदान करता है, शुक्राणु को भोजन देने का काम, शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेगा? सरटोली कोशिका करेगा, है ना। शुक्राणु का भंडारण भी करता है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? अंतराली कोशिका के बारे में ध्यान रखिएगा। अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। अंतराली कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। इसमें से ज्यादा बात आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आप ये ध्यान में रखो कि वृषण प्राथमिक जनन अंग है। वृषण क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। इसमें शुक्र जनन नलिकाएं होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। सरटोली कोशिका पोषण प्रदान करता है, और लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये तीन बात आप इसमें ध्यान में रखो, बाकी अधिवृषण तो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बता दो जल्दी से। वृषण जालक की परिभाषा में आप लोग लिख सकते हो, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, वृषण जालक की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? वृषण जालक तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है, नेटवर्क जैसा होता है ये, जो मुख्य रूप से वृषण और अधिवृषण को नियंत्रित करने के लिए स्वायत्त और संवेदी तंत्रिकाओं को वृषण धमनी के साथ वृषण तक पहुंचाता है। यह मुख्य रूप से संलयन मतलब संलयन प्रक्रिया में सहयोग करेगा और वृषण के कार्यों को उत्तेजना को विनिमय करता है, यानी उसको साझा करेगा, बांटेगा। तो ये वृषण जालक की परिभाषा में इतना आप लिख सकते हो।
बृहत संजालक में। ठीक है, बाकी इसका कोई खास आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया गया है बृहत संजालक के बारे में आपको समझने के लिए। बृहत के चारों ओर जो है जाल जैसी संरचना होती है, उसको बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है नर जनन तंत्र के कार्य को हम लोग जानेंगे। इसको भी कई एक बार क्वेश्चन किया गया, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। यहां देखो बहुत आसान भाषा में लिखा गया, नर जनन तंत्र के कार्य। नर जनन तंत्र का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य इसमें क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु बनेगा किस में? नर जनन तंत्र में, यानी वृषण में। फिर इसके बाद क्या होता है? हार्मोन का उत्पादन, हार्मोन का बनना। शुक्राणु का निर्माण, हार्मोन का उत्पादन। फिर इसके बाद क्या होगा? शुक्राणु का भंडारण और परिपक्वता। इसके बाद है वीर्य का निर्माण, फिर बीज सेचन, यानी बीज को मादा के जनन अंगों में स्थानांतरित करना। ये इस सब का कार्य है। आप इसमें लिख सकते हो शुक्राणु निर्माण, वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। हार्मोन उत्पादन, लेडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। शुक्राणु का भंडारण, सर्टोली कोशिका में इसका भंडारण होता है, या आर्तवृषण में यह परिपक्व हो जाते हैं। वीर्य का निर्माण, यानी शुक्राणु, शुक्राशय रस, पुरस्थ द्रव, ये तीनों मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। बीज का सेचन यानी संभोग प्रक्रिया द्वारा बीज को मादा साथी के जनन अंगों में पहुंचाया जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया। बाकी इसके बाद हम लोग जानेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। अब इसके बारे में समझना, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के बारे में आप लोग क्या समझिएगा, तो यहां देख लो, मादा में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में सहयोग करता है या भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाएगा। जैसे कि नर में था कि नर जनन तंत्र में कि वे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेगा या सहयोग करेगा, नर जनन तंत्र कहलाएगा। मादा में है तो मादा जनन तंत्र कहलाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या है, अभी सबको समझ लो। यहां पहले तो परिभाषा लिख लेना, सबको अपने भाषा में लिख लेना कि महिला में पाए जाने वाली वे सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है या सहयोग करता है ना, मादा जनन तंत्र कहलाता है। अब इसमें क्या क्या होता है यह देख लेना। तो इसमें सबसे पहले आपको यह समझना होगा प्यारे बच्चे, इसका जो अंग है उसके बारे में। तो अंगों में आप लोग ये सब ध्यान में रखना, जैसे इसका प्रमुख अंग क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, योनि है सबसे बाहरी अंग, है ना। और इसमें जो है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग किसको बोलते हैं? अंडाशय को। किसको बोलते हैं? अंडाशय को। अंडाशय को बोलते हैं, जो कि यह प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण जिसमें होगा उसको प्राथमिक जनन अंग कहेंगे नर के लिए। मादा के लिए अंडाशय का अंडाणु का निर्माण जिसमें होगा उसको बोलेंगे। अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या है? मादा जनन तंत्र का प्रमुख जो भाग है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला अंग इसमें क्या होगा? अंडाशय, जिसको प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक जनन अंग। आप बोल सकते हो कि वह अंग जो मादा युग्मक और हार्मोन का उत्पादन करता है। मादा युग्मक मतलब अंडाणु, हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस हार्मोन का उत्पादन होता है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। अब अंडाशय के बाद इसमें क्या होता है? डिंब वाहिनी नलिका, यानी इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये देखो, ये है अंडाशय, प्राथमिक जनन अंग है। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये झालर होता है, इसको झालर बोलते हैं या फिम्बरी बोलते हैं, जो इस अंडाशय को पकड़ के रखता है। अब यहां से जो है ये है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। इसमें निषेचन का प्रक्रिया होता है, इसमें निषेचन का प्रक्रिया होता है। अब इसके बाद गर्भाशय है, ये जो है क्या है? गर्भाशय। निषेचन का प्रक्रिया यहाँ तुम्बिका में होता है, इसके बाद यह धीरे धीरे विकसित होकर के गर्भाशय में आ जाएगा यहाँ। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा। फिर गर्भाशय ग्रीवा जो है
इसका निचला भाग जो है सकरा होता है, ये उल्टा नाशपाती के आकार के समान होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और योनि ये जो है सबसे बाहरी अंग है, जिसके माध्यम से जो है, जिसके माध्यम से शुक्राणु को ग्रहण किया जाता है। तो सबसे बाहरी अंग है जिसके माध्यम से शुक्राणु को ग्रहण किया जाता है और प्रसव क्रिया के दौरान शिशु बाहर निकलता है ना। अब इसके प्रक्रिया में कुछ अलग भी बात है, मासिक धर्म चक्र होता है ना। एक मासिक प्रक्रिया जिसमें अंडाशय एक अंड जारी करता है और गर्भाशय का दीवार जो है टूटता है, फिर यह बाहर निकल जाता है। जब निषेचित अंडा नहीं होता है तो वह बाहर निकलता है, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो वह बाहर निकलता है, ठीक है। तो यह प्रोसेस जो है चलते रहता है, 28 से 29वें दिनों पर यह बाहर निकलता है ब्लड के साथ। तो इसको मासिक धर्म चक्र बोलते हैं। अगर निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो यह प्रोसेस रुक जाती है, तब मासिक धर्म चक्र जो है बंद हो जाती है। कब? जब निषेचन का प्रक्रिया हो जाएगा तब, है ना। चूंकि ये गर्भाशय की दीवार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसका दीवार बंद हो जाते हैं, फिर अंडाशय से अंडाणु बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो निषेचन और गर्भावस्था में ये भी समझना आपको कि निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब यानी तुम्बिका में होता है। गर्भावस्था का मतलब क्या है कि निषेचन के बाद जो प्रोसेस है, निषेचन के बाद, है ना, जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण फिर गर्भाशय में आ जाएगा। अब इसका कार्य जानेंगे। अब इसका क्या होगा कार्य, इसका कार्य क्या है। तो अभी ना आप जैसे कि देखें कि सबसे पहला इसमें कार्य क्या था, अंडाशय की संरचना है, सॉरी अंडाशय की संरचना, अंडाशय की। तो अंडाशय में देखो यहाँ डायग्राम यहाँ खींचा गया है प्यारे बच्चे। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी पूछ देता है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित क्षेत्र बनाए। तो ये अंडाशय है जिसके अंदर अंडाणु बनता है। तो आप बोल सकते हो कि अंडाशय मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है जो पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। यह अंडाणु का उत्पन्न करने में और हार्मोन स्रावित करने में सहयोग करता है ना। ओजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अंडाणु का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन, अंडो उत्सर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अंडाणु का उत्पादन का प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ओजेनेसिस। अब इसके बाद हार्मोन स्राव भी किससे होता है, अंडाशय से होता है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन जो है किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा, जो कि मासिक धर्म और यौन विकास को नियंत्रण करने में काफी सहयोग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम एक बार आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, गर्भाशय की भित्ति के बारे में जानते हैं। गर्भाशय की भित्ति, तो गर्भाशय जो है इसको बच्चादानी भी बोलते हैं। आप सबको बताया गया है कि गर्भाशय को क्या बोलते हैं, बच्चादानी भी बोलते हैं। बाकी यहाँ मलाशय भी है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो अंग है सभी के बारे में आपको बताया गया था। तो गर्भाशय भित्ति जो होता है उसका आंतरिक भित्ति जो होता है, आंतरिक भित्ति संकुचन का प्रक्रिया वहीं पे होगा। आंतरिक भित्ति में गर्भाशय के जो भित्ति होंगे उसके 3 भाग होते हैं, प्राथमिक, मध्यम, आंतरिक। संकुचन का प्रक्रिया किस में होगा, आंतरिक भित्ति में होगा। जब आंतरिक भित्ति में होता है तब जाकर के जो भ्रूण है बाहर निकलता है। अब यहां देखो, यहां जो है कुछ प्रकार दिया गया है, जिससे मान लो कि यहां गर्भाशय भित्ति के बारे में, तो यहां क्या है कि जब से जो पहला चरण है प्यारे बच्चे, इसमें गर्भाशय योनि के ऊपरी भाग में होता है, ये काफी हल्का होता है। फिर मध्यम जो है गर्भाशय योनि के द्वार तक पहुंचता है। इसके बाद सबसे गंभीर इसमें कौन होता है, गर्भाशय योनि से बाहर लटकता है। तीसरा चरण में ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। पहला चरण हल्का है, फिर मध्यम है, फिर इसके बाद क्या होता है, कठिन होता है ये। तो ये प्रोसेस है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब इसमें लास्ट बात हम लोग को क्या जानना है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर इसके बाद जो है
क्लास को खत्म किया जाएगा इसको समझने के बाद। कुछ छोटा छोटा टॉपिक होगा, इसको हम लोग जानेंगे, फिर समाप्त किया जाएगा क्लास को। निषेचन के बारे में आप सबको बता दिया गया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में ये सब प्रोसेस हो गया था। प्रसव के बारे में आप सबको भी बताया गया था। इसमें भी पहले चरण में क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना और पहला पतला हो जाना, संकुचन शुरू होना, ये पहला लक्षण है। ये गर्भाशय की ग्रीवा जो है खुलने लगेगा, पतला होने लगेगा, संकुचन होगा, है ना। 5 से 10 मिनट बाद गर्भाशय 0 से 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। ये प्रोसेस है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दूसरा चरण इसमें क्या है कि ग्रीवा पूरी तरह खुलने के बाद बच्चे को जन्म देने के लिए अंदर से बाहर की ओर धकेलती है ना। गर्भाशय में ज्यादा संकुचन होने लगता है, बच्चे का सिर बाहर आता है और जन्म होता है। यानी बच्चे का कौन सा अंग बाहर आएगा, पहले तो सिर बाहर आएगा, है ना। प्रसव का तीसरा चरण क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय से प्लेसेंटा का बाहर आना, यानी बच्चे के साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ये नाभिक से जुड़ा हुआ भाग है ना। हल्के संकुचन होता है, 5 से 30 मिनट में प्लेसेंटा का निकलना, ये 5 से 30 मिनट में यह प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जुड़वा संतान। जुड़वा संतान, जुड़वा संतान होने का 2 रीजन हो जाता है प्यारे बच्चे। एक तब होता है जब अंडाणु से 2 शुक्राणु निषेचित हो जाए, एक अंडाणु से 2 शुक्राणु, या फिर एक शुक्राणु से 2 अंडाणु, 2 कंडीशन उत्पन्न होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगर मान लो ऐसा कंडीशन हो जाए, 2 अंडाणु 1 शुक्राणु से निषेचन हो जाए, तो इस कंडीशन में समरूप बच्चे होते हैं। समरूप, बिल्कुल उनका रूप जो है एक जैसा होगा, एक समान दिखाई देंगे। और एक कंडीशन होता है कि एक अंडाणु जो है 2 शुक्राणु से निषेचित हो जाए, तब भी जुड़वा बच्चा होगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में समरूप बच्चे नहीं होते, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो 2 कंडीशन होता है इसमें जुड़वा बच्चे होने का। तो आप बोल सकते हो कि वे 2 शिशुओं जो एक ही गर्भावस्था के दौरान एक ही मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, जुड़वा संतान कहलाते हैं। ये एक साथ पैदा होते हैं और एक ही कोख साझा करते हैं, है ना। यानी गर्भाशय में एक ही साथ 2 बच्चों का पलना और फिर एक ही साथ जन्म भी होना। कुछ समय का अंतराल हो सकता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, ये सब हो सकता है। लेकिन एक ही गर्भाशय में दोनों का विकास होगा, एक ही साथ दोनों का जन्म होगा। अब देखो यहाँ 2 छोटी से प्यारे बच्चे हैं, दोनों का एक जैसा जो है रूप आपको दिख रहा होगा, यानी ये समरूप जुड़वा बच्चा है। तो समरूप कब होता है, याद देखो, ये एक ही निषेचित अंडे से बनते हैं। जब एक निषेचित अंडा हो, यानी 2 शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करेगा, तो इस कंडीशन में दोनों समरूप बच्चा होगा, है ना। ये आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं और हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। अगर गर्ल है तो दोनों गर्ल होगा, बॉय है तो दोनों बॉय होगा, एक ही लिंग के होंगे। इसमें क्या होता है, विषमरूप जुड़वा बच्चा में क्या होता है, ये 2 अलग अलग अंडे और शुक्राणुओं से बनते हैं। इसमें क्या होगा कि 2 अलग अलग अंडे का शुक्राणुओं के साथ बनना, है ना। इसमें क्या है, 2 अलग अलग अंडों का शुक्राणुओं के साथ क्या होता है, बनना। और इसमें आनुवांशिक रूप से ये जो है अलग अलग होंगे, यानी यह भाई बहन होंगे, जैसे इसमें लिंग अलग अलग होगा, ये विषम रूप होंगे, ये क्या होंगे, विषम रूप होंगे। तो ऐसा कंडीशन होता है जुड़वा बच्चों के लिए, है ना। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चे। तो ये लास्ट टॉपिक था इसमें, इसके बाद यह क्या हो जाएगा, अब समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग बारी बारी से क्लास करेंगे। अब जो है केमिस्ट्री का क्लास डेली चलने वाला है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो जाते जाते 2 लाइन आपको सुना भी देते हैं। धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, बस शर्त यह है कि वह रुकना नहीं चाहिए, है ना। अगर रुक गया मतलब
बहुत सारे लोगों से पिछड़ गया। तो धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो, तब जाकर के सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी और आप जो है सभी व्यक्तियों से आगे हो जाओगे, फिर आपका परचम लहराएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस क्लास में है। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं आप सबके साथ में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।